भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो मैं एक्सप्लेन करूँगा। 8 हैं टोटल सेक्शंस, जिसमें फर्स्ट है सेक्शन 2 डेफिनेशंस। इसका 2A का A कहता है न्यायालय यानी कोर्ट सभी न्यायाधीश मजिस्ट्रेट तथा वे व्यक्ति जो विधि द्वारा साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत है यानी कि अधिकारी न्यायाधीश मजिस्ट्रेट इत्यादि, और किसको छोड़ के, मध्यस्थी आर्बिट्रेटर को छोड़कर। फिर 2 फर्स्ट बी, यह है निर्णायक परिणाम यानी कॉन्क्लूसिव प्रूफ। जब कानून किसी तथ्य को दूसरे तथ्य का निर्णायक परिणाम घोषित करता है तो न्यायालय उसे सिद्ध मानेगा, उसके विपरीत साक्ष्य स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि कोई एक प्रूफ है और एक प्रूफ से कोई दूसरी, कोई दो प्रूफ एक चीज़ को प्रूफ कर रहे हैं और उस सिद्ध हो चुका है, तो कोई ऐसा प्रूफ जो उसे अस्वीकार करे तो वो मान्य नहीं होगा। फिर सी कहता है डिसप्रूव्ड, असिद्ध। यानी जब न्यायालय यह मान ले कि कोई तथ्य अस्तित्व में नहीं है या उसका अस्तित्व में ना होना अत्यधिक संभाविक है। फिर है दस्तावेज डी, डॉक्यूमेंट किसी भी माध्यम पर लिखी, अंकित या रिकॉर्ड की गई सामग्री, इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रूप भी शामिल होते हैं, वो डॉक्यूमेंट हो गया। फिर है ई, साक्ष्य। इसका ई का फर्स्ट यानी साक्ष्य के रूप में गवाह हो सकते हैं, मौखिक या इलेक्ट्रिक कथन भी हो सकते हैं। और सेकंड है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड सब हो सकता है जो एविडेंस कहलाएंगे। फिर आता है फैक्ट यानी तथ्य। इसका एफ का फर्स्ट तथ्य का कहता है कोई वस्तु स्थिति संबंध जिसे इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके, यानी कि स्थिति संबंध जिसको महसूस कर सकें, वो सभी फैक्ट्स में आ जाएंगे। फिर है सेकंड, कोई मानसिक अवस्था जिसके प्रति व्यक्ति सचेत हो, उसे भी फैक्ट माना जाएगा, जिसको कि आगे वाला व्यक्ति हमें बता सके। फिर आता है जी, विवाद तथ्य यानी फैक्ट इन इशू। क्या होता है, वे तथ्य जिनका अस्तित्व, अनस्तित्व, स्वरूप या सीमा किसी वाद यानी सिविल केस या क्रिमिनल केस में सीधे तौर पर विवाद का विषय हो, उसे फैक्ट इन इशू कह देंगे। यानी किसी भी विवाद को हम कहते हैं फैक्ट इन इशू, यानी कि मसला क्या है, फैक्ट इन इशू कहलाते हैं। अदालत को साबित करना है कि आरोपी दोषी है या नहीं, और साबित करने का काम अदालत का होता है। फिर आता है 2 का 2, यदि कोई शब्द BS 2023 में परिभाषित नहीं है, यानी इस अधिनियम में कोई परिभाषित नहीं है, कुछ अगर रह जाता है और वो BNS में या किसी अन्य एक्ट में है, तो उसको उसी की भाषा में समझा जाएगा। जैसे कि मान लो कोई BSA में कोई बात नहीं लिखी हुई है और BNSS में लिखी हुई है, तो हम उसको BNS की भाषा के रूप में समझेंगे। ये इसके अंदर कहा गया है। फिर आता है सेकंड सेक्शन है सेक्शन 3, एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स। इसके अंदर कहा गया है जैसे साक्ष्य केवल विवाद तथ्यों यानी फैक्ट इन इशू और सुसंगत तथ्यों के संबंध में ही दिया जा सकता है, अन्य किसी तथ्य के संबंध में नहीं। यानी कोई विवाद चल रहा है तो उस विवाद से मिलते जुलते ही एविडेंस होने चाहिए, वही हम पेश कर सकते हैं, अन्यथा कोर्ट उसको वैसे भी अस्वीकार कर देगा। फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 3 है सेक्शन 4, तीसरा सेक्शन इसका इम्पोर्टेंट है सेक्शन 4, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ये भी यही बात कहता है, एक तथ्य
दूसरे तथ्य से सुसंगत हो सकता है, यानी कोई एक तथ्य है, कोई एक बात दूसरी बात से मिलती जुलती हो सकती है। यदि वह उसी लेन देन का भाग हो तो वह किसी षड्यंत्र से संबंधित है। कोई एक तथ्य, कोई 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 क्राइम होता है जैसे, और एक ही जैसे दो क्राइम होते हैं, सेम ही सिचुएशन है, दो अलग अलग क्राइमों की प्लानिंग एक जैसी है, तो हम ये मानेंगे कि इसका एक दूसरे से संबंध है। एक तरीके से उस नज़रिए से भी देखा जाएगा कि हो सकता है उन दोनों क्राइमों का मुजरिम एक ही हो। फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 6, मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सेंट कंडक्ट। यानी कि तैयारी, प्रिपरेशन, यानी कि कोई भी क्राइम होने से पहले क्या क्या होता है। मोटिव होता है, प्रिपरेशन होती है उसकी, फिर प्रीवियस और सबसेक्शन कंडक्ट, फिर कंडक्ट होता है। इसका 6 का क्लोज 1 कहता है, कोई तथ्य जो किसी विवादित तथ्य, फैक्ट इन इशू या प्रासंगिक तथ्य के लिए मकसद यानी मोटिव या प्रिपरेशन को दर्शाता है वह न्यायालय में प्रासंगिक होगा। फिर आता है इसका क्लोज 2 कहता है, अपराध से पहले या बाद में आरोपी का संबंधित व्यक्ति का व्यवहार अदालत में साक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि कोई आरोपी है और उसका व्यवहार भी हम देखेंगे, न्यायालय उसका व्यवहार भी देखेगा कि उस जो क्राइम हुआ है उससे आरोपी को क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कि क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका व्यवहार पहले कैसा था और अब कैसा है। इसका फैसला न्यायालय में होता है और ये देखा जाता है कि आरोपी का व्यवहार कैसा है, उसी हिसाब से अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ती है। उदाहरण के लिए अपराध के बाद आरोपी का भाग जाना, यानी कोई आरोप हुआ और कोई भाग गया तो ज़्यादा चांस है कि वो आरोपी उसी ने क्राइम किया है, ये व्यवहार देखना होता है। या अगर कोई सबूत छिपाता है या नष्ट करता है, कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो ज़्यादा चांस होते हैं कि वो भी इसमें इन्वॉल्व है, और भाग गया है तो भी इन्वॉल्व है, ये इसके अंदर कहा गया है। फिर नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 15, एडमिशन डिफाइंड। यानी कि कोर्ट के अंदर कोई बात को दर्ज कोई हम कह देते हैं तो इस कोर्ट को कैसे रिप्रेजेंट करता है, किसके पक्ष में जाएगी, किसके विपक्ष में जाएगी कोई बात। यानी स्वीकृति, एडमिशन एक कथन है, बोला गया है, मौखिक या दस्तावेजी कैसा भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, और विवादित तथ्य, फैक्ट इन इशू या प्रासंगिक रिलेवेंट फैक्ट के बारे में कोई भी निष्कर्ष निकालने का संकेत देता है। यानी अगर कोई पक्ष विपक्ष कोई भी हो सकता है, कोई अगर बात अपनी न्यायालय में कहता है और जो पहले कहता है उस पे हम ज़्यादा बल देते हैं, उसी बात को लेके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे किसी ने किसी को पैसे दिए और दूसरा वाला स्वीकार करता है कि हाँ मैंने पैसे लिए, तो वही बात को न्यायालय पक्की मानता है और आगे की कार्रवाई बढ़ाता है, फिर उस बात से वो पीछे नहीं हट सकता है। फिर आता है सेक्शन 16, एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। इसमें एजेंट का भी रोल है, यानी कोई व्यक्ति है उसके क्या कहते हैं, वो अपने एजेंट रखता है अपने साथ, कोई पार्टनर है तो उसको एजेंट कह देते हैं, उसका भी बयान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो 16(1) कहता है क्लोज 1 कि पक्षकार द्वारा दिया गया बयान एडमिशन है और एजेंट द्वारा दिया गया बयान भी एडमिशन है। यानी कि देखा, ये बात आ गई कि कोई पक्षकार है उसका एजेंट है, दोनों ये कोई बात कहता है तो वही बात ये भी दर्ज करा सकता है, इन दोनों की बातों की समान वैल्यू मानी जाएगी। और यदि न्यायालय माने कि उसे ऐसा बयान देने का अधिकार था, हाँ, न्यायालय कई बार ये भी देखेगा कि एजेंट कैसा है, उसके कितने क्लोज है, तो उस हिसाब से उसके बयान को महत्वता दी जाएगी। फिर आता है 16(2) का आई फर्स्ट, कहता है प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव क्षमता में मुकदमा लड़ने वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया कथन एडमिशन नहीं माना जाएगा जब तक कि वह कथन उसी प्रतिनिधि क्षमता में रहते हुए ना दिया गया हो। यानी कि
मुकदमा लड़ने वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया कथन एडमिशन नहीं माना जाएगा। यानी कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराता है, अब उसने मुकदमा कराया तो वो जो कहेगा वो ऐसा नहीं है कि वो सच ही कहेगा, तो उसके दर्ज करी बात को एडमिशन नहीं माना जाएगा, मतलब वैल्यू नहीं दी जाएगी, वो आगे की प्रोसीडिंग में देखा जाता है। फिर आता है सेकंड का ए, यदि किसी व्यक्ति का विवादित संपत्ति धन या अधिकार के हित में है तो उसके द्वारा दिया गया कथन एडमिशन माना जा सकता है। यानी कि कोई संपत्ति धन या किसी हित में कोई विवाद चल रहा है और वो कोई बात दर्ज कराता है तो उसको माना जाएगा, बशर्ते कि कथन उस हित के अस्तित्व के दौरान दिया गया हो। यानी कि जो वो चल रहा हो वो दिख जाए, अगर वो जो बात कह रहा है तो उसको वैल्यू दी जाएगी। फिर इसका आता है सेकंड का बी, कहता है यदि किसी पक्षकार ने अपना अधिकार स्वामित्व या हित किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त किया है तो उस व्यक्ति द्वारा पहले दिया गया कथन एडमिशन माना जा सकता है। यानी एक पक्षकार है, अपना अधिकार हित अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त है, यानी किसी ने संपत्ति किसी से खरीदी है लेकिन वो असली मालिक नहीं है, हो सकता है उसके पिताजी हों, गुजर गए हों, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे में जिसने लिया है संपत्ति, जिसने खरीदी है, उसकी बातों की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी इस मामले में, ये हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए डी एक ज़मीन का मालिक था, उसने ए को बेचा, बाद में ज़मीन का स्वामित्व यानी मालिकाना हक के लिए मुकदमा होता है और डी ने ज़मीन बेचने से पहले कहा था कि यह ज़मीन बी की है। यानी कि ए ने ज़मीन खरीदी डी से, लेकिन डी ने उसे बता दिया था कि ज़मीन बी की है, तो डी का कथन ए के विरुद्ध एडमिशन के रूप में दर्ज होगा। यानी कि खरीदने वाला यहाँ पे फंस गया, क्योंकि उसने डी से ख़रीदा, ज़मीन का मालिक बी था, डी ने उसे बताया था, तब भी उसने ए ने डी से ख़रीदा। फिर आता है सेक्शन 17, एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू शूट। इसके अंदर है, जब किसी मुकदमे में किसी व्यक्ति की स्थिति, पोजीशन या दायित्व को सिद्ध करना आवश्यक हो तब उस व्यक्ति द्वारा दिया गया कथन स्टेटमेंट एडमिशन माना जा सकता है। जब मुकदमे में किसी व्यक्ति की स्थिति, हाँ, तो इसके अंदर यही है बस कि मुकदमे में किसी व्यक्ति की स्थिति या दायित्व के सिद्ध करना आवश्यक हो। इसका हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ए बी पर मुकदमा करता है और कहता है बी उसका एजेंट है। यदि बी पहले कह चुका है हाँ मैं ए का एजेंट हूँ, तो बी का यह कथन एडमिशन के रूप में दर्ज होगा, क्योंकि मुकदमे में बी की एजेंट के रूप में स्थिति सिद्ध करनी थी। तो वो बी अगर कह चुका है ये बात कि हाँ मैं एजेंट हूँ, तो ये सिद्ध हो जाता है। ये सेक्शन कहता है। फिर आता है सेक्शन 18, एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू शूट। इसके अंदर है, यदि मुकदमे का कोई पक्षकार किसी विशेष स्थिति की राय, जानकारी या कथन पर भरोसा करता है तो उस व्यक्ति द्वारा दिया गया कथन एडमिशन स्वीकृति माना जा सकता है। अब इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण, ए और बी के बीच ज़मीन का सीमा का विवाद है। ए कहता है इस बारे में गांव के पटवारी सी जो कहेगा, गांव का पटवारी जो कहेगा, जो कि सी है, वो मैं मान लूँगा। और सी ने कह दिया कि ज़मीन बी की है, तो इसमें सी का कथन ए के विरुद्ध हो गया, बल्कि ए ही सी को लेके आया था, लेकिन सी ने जो कहा वो ए के विरुद्ध हो गया। तो ये एडमिशन माना जाएगा क्योंकि ए ने स्वयं सी की राय पर भरोसा किया था। फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन 19 है, सेक्शन 19, प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और देयर बिहाफ। यानी स्वीकृतियाँ प्रासंगिक है और उन्हें उस व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि के विरुद्ध सिद्ध किया जा सकता है जिसने उन्हें किया है, लेकिन सामान्यतः उनके पक्ष में सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसको भी उदाहरण से ही समझते हैं, थोड़ा हार्ड है। यदि ए कहता है
मैंने बी से 20,000 रुपये उधार लिए थे, तो यह कथन ए के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि ए कहता है कि मैंने बी से, ए ने खुद ही कह दिया, खुद ही वो कह रहा है कि मैंने पैसे लिए थे, तो ये बात ए ने अपने ही विरुद्ध में कह दी। बी को इसमें कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इसको पैसे दिए थे। फिर आता है इसका 9(1) क्लॉज 1 कहता है, स्वीकृतियाँ ऐसी प्रकृति की हों कि यदि करने वाला व्यक्ति मर गया होता तो वह कथन प्रासंगिक होता। अब इसको भी उदाहरण से ही समझते हैं। ए ने कहा, मैंने बी को 10,000 रुपये दिए थे। यदि यह कथन मृत्यु पूर्व कथन है या कोई भी अन्य तरीके से के रूप में स्वीकृति होता तो ए इसे अपने पक्ष में भी उपयोग कर सकता। ए ने कहा मैंने दिए हैं, है ना। मान लो ए अगर मर गया और उसने तो लेकिन ये कहा है कि मैंने उसको पैसे दिए हैं, तो इससे ए अपने पक्ष में भी उपयोग कर सकता था। ए ने कहा मैंने बी को 10,000 रुपये दिए हैं। यदि कथन मृत्युपूर्व कथन है के रूप में स्वीकार होता तो ए इसे अपने पक्ष में भी उपयोग कर सकता था। फिर है 9 का क्लोज 2 कहता है, स्वीकृति उस समय की मन की स्थिति या शारीरिक स्थिति यानी स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी कंडीशन के बारे में हो। उदाहरण के इसको भी उदाहरण से ही समझना पड़ेगा कि ए ने कहा उस समय मैं गंभीर रूप से बीमार था। यदि उसकी स्थिति शारीरिक स्थिति विवादित तथ्य है तो यह कथन उसके पक्ष में भी प्रासंगिक हो सकता है। फिर इसका 93 क्लॉज कहता है, स्वीकृति किसी अन्य प्रकार से प्रासंगिक हो यदि कोई कथन किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से प्रासंगिक है तो उसे एडमिशन करने वाले व्यक्ति के पक्ष में भी सिद्ध किया जा सकता है। स्वीकृति किसी अन्य प्रकार से प्रासंगिक, यदि कोई कथन किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से प्रासंगिक है, यानी कोई ऐसा साक्ष्य कोर्ट में पेश होता है जिससे कोई बात साबित होती है, तो उस बात को हम कोर्ट में दर्ज करेंगे तो वो किसी के भी पक्ष में हो सकती है और वो एडमिशन माना जाएगा, कोर्ट में उस बात को रखा जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन 20 यानी व्हेन ओरल एडमिशन एज ए कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिलेवेंट। इसके अंदर कहते हैं कि दस्तावेज की विषय वस्तु के संबंध में मौखिक स्वीकृति सामान्यतः प्रासंगिक नहीं होती, यानी जो कह दिया वो पूरी तरह से नहीं माना जाएगा जब तक उसके बिहाव में उससे रिलेवेंट में कोई डॉक्यूमेंट ना हो। यह तभी प्रासंगिक होगी जब दस्तावेज की सामग्री का द्वितीय साक्ष्य देने का अधिकार हो और दस्तावेज की सत्यता विवादित हो। यानी कि कोई दस्तावेज आता है तो उसको वो सही है कि गलत, इस पे कोर्ट बहस करेगा। इसको भी उदाहरण से ही समझते हैं। यदि कोई दस्तावेज अदालत में पेश किया गया है और उसका असली होना विवादित है तो उसके बारे में की गई मौखिक स्वीकृतियाँ प्रासंगिक हो सकती हैं। यानी कोई डॉक्यूमेंट आता है तो उस पर चर्चा होगी कि वो सही है कि नहीं और वैल्यू दी जाएगी। ओरल मौखिक स्वीकृति प्रासंगिक होगी उस फिर अगर वो दस्तावेज गलत साबित होता है तो। ठीक है, इसके आगे के सेक्शन मिलेंगे आपको पार्ट 2 में।